अमित यादव हियर एंड आज डिस्कशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिया वेक्टर देन आफ्टर गॉस थ्योरम। इस पूरे ये जो टॉपिक है इन पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू आउट द सरफेस। आपको पता करना है कि जो सरफेस आपने ले रखा है, जो सरफेस एरिया लिया हुआ है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रहा है, उतना ही आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया से पास होकर जाएगा। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क रहता है बच्चे के लिए समझना कि जो सरफेस एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, या फिर जो तीसरे टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो अभी तक जब हम लोग 9th क्लास में थे, 9th क्लास में था थोड़ा बहुत स्केलर और वेक्टर, फिर इसके बाद 11th क्लास में पूरा आपने पढ़ा होगा 1D 2D मोशन। 2D मोशन में भी वेक्टर स्केलर आपको पढ़ाया जाता है, वहां पर बताया जाता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एरिया एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी भी है। दैट्स मीन सम टाइम एरिया स्केलर जैसा बिहेव करता है और सम टाइम एरिया वेक्टर जैसा बिहेव करता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एरिया वेक्टर है या स्केलर है या फिर तीसरे टाइप की क्वांटिटी है जिसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और टेंसर क्वांटिटी में आपको बताया गया है कि वो क्वांटिटी जो सम टाइम बिहेव करता है स्केलर जैसा और सम टाइम बिहेव करता है वेक्टर जैसा। चलिए अब इसका इस डिस्क को रिलेट कराना है किससे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट कराना है। और यहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू आउट द सरफेस। अब इसी सरफेस को यहां से रिलेट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करना है। चलिए अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, सो ये आपका एक सरफेस है और इससे जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जाता है उतना ही आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, ठीक है। जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जाएगा उतना ही आपको फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप एक जैसा है, सो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके आ रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा है किसको, एक इस डिस्क को, ठीक है। तो जितना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होके जाएगा हमको क्या मिलेगा, उतना ही फ्लक्स मिलेगा। अब सबसे पहली बात ये कि जो फ्लक्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे छतरी का एग्जांपल लेंगे डिस्क की हेल्प से। लेकिन पहले समझ लो फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे, जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा थीटा पर, और जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। अब यहां पर फ्लक्स को दिखाते हैं फाई ई से। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज आगे चल के आपको पढ़ने को मिलता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पर क्या दिखाते हैं फाई बी से। तो फाई से किसको रिप्रेजेंट करा जाता है, फ्लक्स को। अगर इलेक्ट्रिक है तो ई जुड़ जाएगा और अगर मैग्नेटिक है तो क्या जुड़ेगा, बी जुड़ेगा, बिकॉज बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे। तो किस तरह से फ्लक्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अब वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं कि जो आपका एरिया है वो टेंसर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, चलिए, या वेक्टर क्वांटिटी है, देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने ये डिस्क है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसको अगर हमने ऐसे रखा हुआ है तब भी आपका एरिया जो निकल के आएगा वो एज वेल एज सेम होगा। ऐसे रखा है तब भी एरिया हमारा पहले एरिया के जैसा ही होगा। इसको ऐसे रख रहे हैं तब भी हमारा जो एरिया निकल के आएगा इस डिस्क का वो सेम निकल के आएगा। अब चलिए, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर हम इसका अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो कैसी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बदलने पर अगर मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आता है तो स्केलर क्वांटिटी है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इस एरिया को या इस सरफेस को, इस डिस्क को एक छतरी का एग्जांपल मान के चलते हैं। बारिश के टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग अम्ब्रेला, तो छतरी का एग्जांपल लेते हैं यहां पे। अभी देखो यहां पर बारिश होती है, छतरी का बारिश में एग्जांपल ले सकते हैं, धूप में भी ले सकते हो, लेकिन हमको यहां पे बारिश से लेना देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बारिश की बूंदें ना बोल के क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये अभी बारिश की बूंदों का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ये बारिश की बूंदें गिर रही है इस पे और छतरी को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है। तो जितना भी इस पे वाटर आएगा उतना ही तो कहीं स्टोर हो रहा होगा। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितना भी पानी इस पे गिरेगा वही पानी हम स्टोर करेंगे एज अ मैग्नीट्यूड। सो अभी देखो इसको ऐसे पकड़ा हुआ है हमने, बारिश इस पे गिर रही है आके, तो बारिश की बूंदें जब इस पे टकराएंगी तभी तो स्टोर होगी, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही बारिश की बूंदें ज्यादा गिरेंगी और ज्यादा पानी स्टोर होगा।
ध्यान से इस चीज को रिलेट करना। अब ये वही सरफेस एरिया है, छतरी नहीं है, ये क्या है, वही सरफेस एरिया है। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही हैं, पास हो रही हैं, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगा उतना ही क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। अब इसका अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगा, उससे पास हो पाएंगे उस सरफेस एरिया से, तो आपको फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। अब पानी नहीं मिलने वाला है, अब क्या मिलने वाला है, फ्लक्स मिलने वाला है। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं कि ये डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपका सेकंड, इसको अगर चाहो तो इक्वेशन बना के भी लिख सकते हो। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, कि जो आपका फ्लक्स है वो डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। वही एग्जांपल लेते हैं बारिश का, छतरी का, बूंदों का। तो यहां पर आपकी वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं और इसको आपने ऐसे पकड़ा हुआ है छतरी को, तो जितना ही वाटर ड्रॉप्स इस पे गिरेगा उतना ही पानी स्टोर होगा। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब इस एरिया को किसी एंगल पे रोटेट करा दिया कुछ इस तरह से, तो कुछ पानी इधर से निकल जाएगा, कुछ पानी इधर से निकल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, नथिंग, मतलब आपको मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। अब ध्यान से इस चीज को समझिए कि जब आपने इसको इस एंगल पे रखा तो ये जो वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी ये एज अ मैग्नीट्यूड इकट्ठा हो रहा था। जब आपने इसको रोटेट करा दिया तो मैग्नीट्यूड क्या मिला आपको, जीरो। मतलब डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो यहां पे समझ आ रहा है कि एरिया कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे पहले एरिया कैसा था, स्केलर क्वांटिटी था। तो सम टाइम एरिया अलग अलग सिचुएशन के लिए वेक्टर जैसा बिहेव करेगा और सम टाइम किसके जैसा बिहेव करेगा, स्केलर जैसा। और वो क्वांटिटी जो दोनों प्रॉपर्टी रखती है, स्केलर और वेक्टर, उनको अपन क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ क्वांटिटीज में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको इससे रिलेट करके समझा रहा हूं। अब चलो इसको रिलेट कर लेते हैं, यही डिस्क ले लेते हैं। ये सरफेस एरिया है, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है ना, ये कुछ ऐसे है। अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और हम यहां से रीडिंग ले रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम यहां से रीडिंग ले रहे हैं, तो जो एरिया वेक्टर होगा ना बेटा, ये इधर को बनेगा। मतलब जिधर से रीडिंग ले रहे होते हैं, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं तो एरिया वेक्टर किधर को बनेगा, इधर को बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर को जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सरफेस एरिया भी अब यहां पर कैसा हो गया, वेक्टर हो गया। और दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो वो कैसे हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए ना। और पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट केस में हमारा जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। और 0 डिग्री थीटा कब है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, जब आपने एरिया को ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और आप इधर से देख रहे हो तो एरिया वेक्टर इधर को बनेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे रख दिया, इसी सरफेस एरिया को ऐसे रख दिया। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी कुछ इधर से पास होकर निकल गई, कुछ इधर से पास होकर निकल गई, तो आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। और क्यों जीरो मिलेगा वो भी रिलेट करेंगे आपको। अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं तो केस सेकंड में थीटा आपका कितना हो जाएगा, 90। और केस थर्ड की अगर हम बात करें तो केस थर्ड में थीटा कितना होगा, 180। अच्छा 180 थीटा कब होगा, जब आप एरिया वेक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस करके रखे होगे और इधर ही से रीडिंग ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो आपको एंगल कितना मिलेगा, 180। अब मैं फिर से एक चीज समझा देता हूं कि जब आप सरफेस एरिया ऐसे रखते हो और एरिया वेक्टर बनाने की बात आती है तो एरिया वेक्टर ऑलवेज जहां से रीडिंग ले रहे होते हैं ऊपर की तरफ बनता है। बच्चे को लगता है कि ये एरिया वेक्टर है, एक्चुअल में ये एरिया वेक्टर नहीं है। अगर ये सरफेस एरिया है तो एरिया वेक्टर ऐसे इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा समझाऊंगा तो बोरिंग लगेगा। सो ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो पहला तो एरिया पर डिपेंड करेगा, दूसरा डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अच्छा तीसरा वही पानी और बारिश की बूंदों का एग्जांपल लेते हैं। अगर ज्यादा तेज पानी गिर रहा होगा, ज्यादा तेज बारिश हो रही होगी तो ज्यादा पानी स्टोर होगा, मतलब आपको मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इनका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स आपको ज्यादा मिलेगा। बारिश की बूंदों का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा मिलेगा। वो एक्चुअल में पानी नहीं है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड जो आपको बारिश की बूंदों से मिल रहा है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो मैग्नीट्यूड के तौर पे क्या दे रही है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रही है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा फ्लक्स। जो फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। किस तरह से, अगर मैं इनको रिलेट करता हूं तो फाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, के कांस्टेंट भी रख लेते हैं और साथ में क्या मिलेगा, ई डॉट एस
अब डॉट प्रोडक्ट है तो E भी वेक्टर है और S भी वेक्टर है, और जो K यहां पर है उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। मतलब हमने ऐसे बोल दिया है सरफेस को हमने किसमें रखा हुआ है, या एयर में या फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन के लिए जो आपको फ्लक्स मिला है वो क्या मिलेगा, E डॉट S, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा के रखा हुआ है। अच्छा, हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों बनाया है ये भी समझने वाली बात है। अगर हम डॉट ना क्रॉस प्रोडक्ट बनाते तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ता, साइन, और अगर डॉट प्रोडक्ट बनाया तो क्या लेना पड़ेगा, कॉस। अगर मैं कॉस 0 की बात करूं तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। मतलब जब आपका सरफेस एरिया कुछ इस तरह से रह रहा है ना, और एरिया वेक्टर इधर बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर जा रही हैं, तभी तो फ्लक्स मिलेगा। अगर सोच यहीं पे मैं क्या ले लूं, साइन ले लूं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, जो कि एप्लीकेबल है ही नहीं, सही है ही नहीं, ये चीज हम कर ही नहीं सकते। तो ठीक है ना, तो ये E भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है। और एक और फंडा अप्लाई कर सकते हो जो फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई अगर स्केलर आता है तो डॉट प्रोडक्ट है, और अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई वेक्टर आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, phi इज इक्वल टू E S cos थीटा, ये फॉर्मूला फ्लक्स का निकल के आता है। और अगर मैं केस फर्स्ट में बात करूं तो केस फर्स्ट में अगर मैं यहां पे जाके थीटा की वैल्यू क्या रखता हूं, 0 रखता हूं, तो उस सिचुएशन में हमें फाई क्या मिलेगा, फाई ई क्या मिलेगा, केस फर्स्ट के लिए फाई ई हमको मिलेगा समथिंग, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। और दूसरे वाले केस के लिए हमें फाई ई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और तीसरे वाले केस के लिए हमें फाई ई कैसा मिलेगा, माइनस का ई एस मिलेगा। मतलब इस सिचुएशन में पॉजिटिव है, इस सिचुएशन में 0 है, और इस सिचुएशन में कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, यहां पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड अलग से हेडिंग डाल के डिटेल में लिख सकते हो। लेकिन आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, उनको कैसे लिखना है, कितना डिटेल में लिखना है, और कितने नंबर्स में एग्जाम में पूछा गया है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ज्यादा नंबर्स में पूछा जाता है तो आपको एक्सप्लोर करके रखना है, कम नंबर में पूछा जाता है तो आपको स्मॉल लिखना है ना। ठीक है, ओके। तो ये है आपका फ्लक्स, जो डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे, एंगल पे, एंड ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं, साइड में देख लो, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, लिख देता हूं, लिखना पड़ता है फिजिक्स में। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपॉन Q, तो इसका जो यूनिट आएगा वो न्यूटन अपॉन कूलॉम, और साथ में S क्या है, एरिया, तो इनटू एरिया स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। तो एरिया स्क्वायर ना लिख के एरिया स्क्वायर क्यों लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, सो ये क्या निकल के आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करो तो न्यूटन का क्या होता है, mlt-2, और मीटर का क्या होता है, L2, और कूलॉम का आप सभी को पता होगा क्या होता है, AT। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हो तो क्या निकल के आता है, L मिलके क्या हो जाएगा, L3, और T ये ऊपर जाएगा तो T टू द पावर -1, और ऑलरेडी -2 है तो T टू द पावर कितना हो जाएगा, -3, और A -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी से रिलेटेड रहता है गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गॉसेस थ्योरम बोलते हैं, जो आप सभी को पता होगा, phi = Q/ε0 पढ़ते हैं। अब मैं बात करूं अगर, तो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान पाना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आपका टॉपिक क्या है, गॉसियस लॉ। सो गॉसियस लॉ क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। सो गॉसियस लॉ है, तो इसमें हम कुछ अलग से नहीं बता सकते, जो गॉस ने बताया था वही आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ नया ऐड नहीं करा जा सकता। तो आप पहले तो इनका डेफिनेशन, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसको समझिए। क्या बोला है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। इसका मतलब समझो, आपको दो चीजें समझनी है। क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, और चार्ज कैसा होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो इनका कहना क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं गॉसेस? गॉसेस कहना चाह रहे हैं कि आपके पास किसी भी शेप का सरफेस हो, ऐसे हम सरफेस ले लेते हैं, किसी भी शेप का सरफेस है, और इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों तरफ, इससे पहले पढ़ चुके हो, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इन्होंने बोला है कि हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ करते हैं। ऐसे सोचो, ऐसे मान लेते हैं कि एक बल्ब है।
और इससे लाइट निकल रही है और हमको क्या करना है, एक छोटी सी लाइट को कैप्चर करना है, मतलब छोटे से सरफेस एरिया के लिए लाइट को कैप्चर करना है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ये ढक्कन यहां पे रख देता हूं, ऐसे रख दिया, तो इस सरफेस एरिया के लिए जो लाइट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब इसमें अंदर एंटर कर जाएगी लाइट और बाकी लाइट बाहर निकल जाएगी। तो एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ये हमने एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ करा, पूरा सरफेस है आपका एस, ये छोटा सरफेस हो गया डीएस, स्मॉल सरफेस एरिया है ये ds, ठीक है। अब इससे जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रहा होगा उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। सो ऐसे सोच लो इनके अकॉर्डिंग क्या था, मैथमेटिकली ये क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली ये लिखते हैं कि जो आपका फ्लक्स है, क्लोज्ड फ्लक्स है, E डॉट ds, E भी वेक्टर है, ds भी वेक्टर है, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ये बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो आपको ऊपर गिवन था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इसका पहले मतलब समझ लो, ये जितना इससे फ्लक्स गुजर के जा रहा है, जैसे इससे जो निकलने वाला फ्लक्स था वो क्या था, सॉरी ये जो सरफेस एरिया है वो ds है, इससे जो फ्लक्स निकल के जा रहा होगा क्या जा रहा होगा, d phi e जा रहा होगा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने देखा कि उसके साथ हमने d नहीं लगाया, मतलब उसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा, क्योंकि सर्टेन एरिया का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा, इसका डायरेक्शन नहीं बदलने वाला, ये सभी एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं इसमें इस लाइट को कैप्चर करता हूं तो सारी लाइट की जो रेज होंगी वो एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होंगी और सभी के लिए वो डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। सो दैट्स व्हाई इसको क्या लिया गया है, एज अ कांस्टेंट लिया गया है। फिर हमने क्या करा, आप अगर ध्यान से देखो, जो आपका ये प्रूविंग में बताया जाएगा लेकिन यहीं से समझते हुए चलो कि जो d phi e होगा वो बराबर किसके होगा, E डॉट ds के बराबर होगा। यहां पर भी वेक्टर लगाओ, यहां पर भी वेक्टर लगाओ। अगर आप ये आपने क्या करा है, डिफरेंशिएट करा है, अगर आपको पूरे का निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन d phi e बराबर किसके हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds, इसके ऊपर भी वेक्टर रहेगा, इसके ऊपर भी रहेगा। और चार्ज कहां पर है, इनक्लोज सरफेस में है, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन, ये सिंबल किसका होता है, क्लोज इंटीग्रेशन का होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि वो जो पूरा संपूर्ण फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, चार्ज के, किसके बराबर होगा, चार्ज के, वो चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। क्या बोला गया, वो चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा। सो हमने ये टोटल क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया हुआ है जो बराबर किसके है, चार्ज के। अच्छा ये किससे मल्टीप्लाई कराया गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कराया गया है, ये एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो चार्ज है और ये सरफेस है दोनों किसमें है, या तो ये किसमें है, एयर में है, या फिर किसमें है, वैक्यूम में है। तो उस सिचुएशन के लिए क्या लिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट। अगर ये किसी मीडियम में होते, इफ surface present in medium, अगर आपका सरफेस किसमें होता, मीडियम में होता, तो उस सिचुएशन के लिए क्या निकल के आता, इनक्लोज्ड मतलब टोटल संपूर्ण फ्लक्स E डॉट ds, वेक्टर लगा दो दोनों के ऊपर, क्या निकल के आता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट m। और अगर ये किसी मीडियम में है तो हमें मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी पता होता, तब हम उस मीडियम का परमिटिविटी निकाल पाते। और आप सभी को पहले से पता है, आपको अवगत है ये चीज पहले से, क्या अवगत है, रिलेटिव परमिटिविटी। और बेटा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ER इज इक्वल टू क्या लिखते हो, परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो इससे आप क्या निकालते हैं, इसका रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हो। तो बेसिकली जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सरफेस किसमें है, एयर में है या फिर वैक्यूम में है, ठीक है। ये लॉ है, इसको या तो दो तरीके हैं, या तो समझ लो या फिर रट लो, इसमें कुछ नया नहीं कर सकते, नहीं इसको प्रूव कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद एक हेडिंग पड़ती है प्रूविंग ऑफ गॉसियस लॉ। तो प्रूविंग में बस जो उन्होंने बताया है वही आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में प्रूविंग आपको कराएंगे। इस वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।